आज हम अपनी हिस्टोरिकल जर्नी के नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ते हुए इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी पर अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी किस प्रकार से तुर्की गुलाम सरदार के षड्यंत्र का शिकार बने, इसके पूरे सिनेरियो पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेन फोकस हमारा रजिया सुल्तान पर रहेगा, जिनका शासनकाल 4 वर्ष रहा। हम इन सभी एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, जैसे प्रारंभिक जीवन, इनके राज्यारोहण का क्या महत्व था, प्रारंभिक समस्याएं क्या थी, शासनकाल की प्रमुख घटनाएं क्या थी, अंत, पतन का कारण और मूल्यांकन, इन सभी एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले नमस्कार, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर और मैं हूं नितिका सिंह। तो अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा सहयोग अवश्य करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। तो ये विवेकानंद का कोट है, इसको देखते हैं हम। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। यानी कि अगर हम अपने मस्तिष्क को अच्छे विचारों के साथ, सुविचारों के साथ रखते हैं, यानी कि हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं अपने जीवन में, जो भी हमारा रूटीन है। अगर एज ए स्टूडेंट मैं आपकी बात करूं, अगर आप मोबाइल थोड़ा कम चला करके, यानी कि रील्स और अन्य जो फालतू के काम होते हैं उसे छोड़ करके अगर आप अपने स्टडी पे फोकस करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो आपको अपने रिजल्ट का, पॉजिटिव रिजल्ट का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश का शासन का आधार क्या था, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे तभी फिर चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि इसके बगैर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा एक कहानी के रूप में सुन लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इल्तुतमिश का शासन का आधार, शासन का आधार 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। 2 भागों में विभाजित था। पहला है तुर्कान पाक अस्ल, और दूसरा है ताजिकान गुजीदा वस्ल, ठीक है। इस तरह से। तो ये जो 2 टर्म्स आप सुन रहे हैं, ये मुख्यतः विदेशी मुसलमान थे। जो तुर्कान पाक असल था, ये विदेशी तुर्क मुसलमान थे, ठीक है। और जबकि ये जो थे, ये तुर्क मुसलमान नहीं थे, विदेशी मुस्लिम ही थे, लेकिन तुर्क मुसलमान नहीं थे, बल्कि उच्च वंशों से संबंध रखते थे। तो हम देखते हैं कि जो इल्तुतमिश ने तुर्क चालीसा का जो गठन किया था, या तुर्क चहलगानी का जो गठन किया था, उसमें मेनली जो है तुर्की विदेशी मुसलमानों का प्रभुत्व था, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि इनका प्रभुत्व बढ़ता जाता है और इन्होंने ताजिकों को समाप्त कर देते हैं। ये लोग इनका जितने भी गुलाम सरदार होते हैं ताजिकों से संबंधित, उन सबको समाप्त कर दिया जाता है। और देखिए, ये अपने स्वयं को ख्वाजा तश बुलाते हैं। इसको मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि इसको बस सुन लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। बस ये अपने आप को ख्वाजा तश बोलते थे। ख्वाजा तश का मतलब होता था कि मालिक के गुलाम। और इनमें आपस में इतना अच्छे घनिष्ठ संबंध थे कि घनिष्ठ संबंधों के कारण ही ये किस तरह से सुल्तानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लोग अपने आप को सुल्तानी भी बोलने लगे। सुल्तानी मीन्स किंग्स मेकर, यानी कि अब सुल्तानों को बनाने वाले। तो हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे ये जो सुल्तान लगातार 1-1, 2-2 वर्ष के लिए बैठे, ये किस तरीके से इनके षड्यंत्र का शिकार बने। तो ये वही लोग हैं, तुर्की विदेशी मुसलमान। उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है। किस तरह से हम जानते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में, ठीक है। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज किस तरह से बैठा, इस पर हम बात करेंगे। जब इल्तुतमिश के सूबेदार पश्चिम अभियान पे गए हुए थे, तो उस समय क्या हुआ कि वो जब वापस लौटते हैं, ठीक है, वापस लौटने के बाद जो शाह तुर्कान नाम की एक महिला होती है, जो रुकनुद्दीन फिरोज की माँ होती है, इसको नोट करिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, उसकी माँ का नाम क्या था, शाह तुर्कान, ठीक है ना। और अभी मैं लिख भी देती हूँ, पहले आप स्टोरी सुन लीजिए। तो वो शाह तुर्कान इन सभी को अपने फेवर में कर लेती है। इन सूबेदारों को फेवर में करने के पश्चात जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु के अगले ही दिन रुकनुद्दीन फिरोज को वो गद्दी पर बैठा देती है, ठीक है। इस तरह से वो एक बहुत पावरफुल महिला थी, षड्यंत्रकाली महिला थी। उसने अपने षड्यंत्र के माध्यम से अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। अब देखिए क्या होता है। रुकनुद्दीन फिरोज
वह अयोग्य शासक होता है। और जो शाह तुर्कान ये महिला थी, ये महल की या हरम की अन्य महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करने लगती है, ठीक है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगती है शाह तुर्कान। अब क्या होता है, जो तुर्की गुलाम सरदार होते हैं, अब उन्हें ना कहीं प्रॉब्लम्स होने लगती है, क्योंकि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। सबसे ज्यादा उन्हें तब धक्का लगता है, यानी कि तुर्की गुलाम सरदार जिन्होंने इसका साथ दिया था, उन्हें तब धक्का लगता है जब ये शाह तुर्कान जो है वो इल्तुतमिश के ही एक अन्य पुत्र जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, उसको वो अंधा करवा करके मरवा देती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है, तो अब ये जो तुर्की गुलाम सरदार थे, इनमें असंतोष पैदा होने लगता है और वो अब इसे हटाने का प्रयास करते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज को अब गद्दी से हटाया जाना चाहिए। तो देखिए जो रुकनुद्दीन फिरोज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, माँ का नाम होता है शाह तुर्कान, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज, इसका जो शासन काल है वो 1236, ठीक है, इसका शासनकाल होता है। तो अब मैंने बताया कि असंतोष उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए क्या होता है कि बदायूं का सूबेदार, हासी का सूबेदार, मुल्तान का सूबेदार और लाहौर का सूबेदार, ये चारों जगह के सूबेदार जो है विद्रोह करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता है उसे हटाने के लिए युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। तो इन सबका नेम मैं बता देती हूँ। देखिए बदायूं के सूबेदार का नाम होता है मोहम्मद सालारी, मुल्तान के सूबेदार का नाम होता है कबीर खान अयाज, इसके अलावा आपका लाहौर के सूबेदार का नाम होता है अलाउद्दीन जानी, और हासी के सूबेदार का नाम होता है सैफुद्दीन कुची। अब ये चारों ही क्षेत्रों के सूबेदार या चारों ही सूबों के सूबेदार अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ आगे आ रहे होते हैं, और जब जैसे ही ये समाचार रुकनुद्दीन फिरोज को मिलता है, वो भी अपनी सेना के साथ दिल्ली से बाहर निकलता है और वो कुहराम के आसपास पहुंच करके उनसे युद्ध होता है। छोटे मोटे युद्धों के साथ जो है इसका वध कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, छोटे मोटे युद्धों के साथ इसका वध कर दिया जाता है। इसके बाद जो शाह तुर्कान होती है उसको कैद कर लिया जाता है। अब इसी सिनेरियो में देखिए, इस सिनेरियो का लाभ उठाती है रजिया सुल्तान। देखिए कितनी बड़ी कूटनीतिज्ञ थी कि उसने किस तरीके से इस परिस्थिति का लाभ उठाया जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली के बाहर होता है, ठीक है ना। तो अब रजिया को हम देख लेते हैं। अब देखिए, अब इस यहाँ से रजिया सुल्तान के विषय में हम पढ़ेंगे। इस सिनेरियो का लाभ उठाते हुए वो दिल्ली की प्रजा के सामने आती है। शुक्रवार के दिन जब नमाज का समय होता है, लाल वस्त्र पहन करके वो उपस्थित होती है और दिल्ली की प्रजा से न्याय की मांग करती है। वो जो शाह तुर्कान के अत्याचार थे उसके विरोध न्याय की मांग करती है लाल वस्त्र पहनकर। इस तरीके से ये भी बात रखती है कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार से उसे उत्तराधिकारी चुना था, और वो अपनी प्रजा के सामने ये भी बात रखती है कि अगर वो अयोग्य सिद्ध हुई, दिल्ली की सत्ता को चलाने के लिए अयोग्य सिद्ध हुई, तो उसे सत्ता से पच्युत कर सकती है। इस तरह से रजिया सुल्तान इन सभी चीजों के आधार पर दिल्ली सत्ता का सिंहासन संभालती है। तो इसका प्रारंभिक जीवन हम देख लेते हैं कि किस तरह से उसने न्याय की मांग की, ठीक है ना, लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग की, ठीक है, लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार की नमाज के समय, ठीक है। इसके अलावा उसने इल्तुतमिश की इच्छा को भी बताया, यानी कि इल्तुतमिश ने यह राय जाहिर की थी कि उसका उत्तराधिकारी रजिया ही होगी, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु जो 1229 में हो चुकी थी वो सबसे उसका योग्य उत्तराधिकारी होता। कुछ विरोध हुआ था, कुछ विरोधों के कारण जब उसने रजिया को उत्तराधिकारी चुनने का प्रयास किया, तब कुछ विरोधों के बाद उसने इल्तुतमिश ने यह बात कही थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात सभी को पता चल जाएगा कि मेरे सभी पुत्रों में रजिया योग्य सुल्तान थी, ठीक है। तो इल्तुतमिश की इच्छा को सबके सामने बताया, ठीक है। फिर शाह तुर्कान की अन्याय के विरुद्ध शाह तुर्कान के अन्याय के विरुद्ध ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स निकल के आए जब उसने दिल्ली सत्ता पर अधिकार किया। इसके बाद हम देखेंगे कि उसका राज्यारोहण का क्या महत्व था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यारोहण का क्या महत्व था।
तो राज्यारोहण का महत्व भी मैंने हालांकि पहले बताया ही है, लेकिन अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रजिया सुल्तान के राज्यारोहण का क्या महत्व था, तो वहां आप लिखने की स्थिति में रहें। देखिए, पहला पॉइंट ये होगा कि पहली बार दिल्ली की प्रजा ने सुल्तान चुनने में अपनी भागीदारी निभाई, ठीक है, पहली बार। दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि एक मुस्लिम जगत में, जो कि ये पहले, हालांकि उनके लिए ये नई बात नहीं थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये नया था कि एक महिला जो है शासन सत्ता पर स्थापित होती है। और तीसरी बात ये थी कि उसने इस आधार पे शासन सत्ता पर बैठी, वो उसने इस बात पे शासन सत्ता को लिया कि अगर मैं अयोग्य सिद्ध होंगी तो आप मुझे इस पद से हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉइंट ये हो गए। चलिए देखते हैं। दिल्ली की प्रजा का चुनाव में भागीदारी हुई। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आपको टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, प्रजा को उसे हटाने का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में पहली बार महिला शासिका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इससे इल्तुतमिश की इच्छा भी पूरी हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट सीधे सीधे तुर्की गुलाम सरदारों को चुनौती थी, जो अभी तक सुल्तान का चयन करते आ रहे थे, उनको चुनौती मिल गई, ठीक। को चुनौती मिली। इस तरह से ये 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर प्रारंभिक समस्याएं या प्रमुख घटनाएं उसके शासनकाल की देखेंगे। तो प्रारंभिक समस्याएं या घटनाएं देखिए। देखिए, अभी रुकनुद्दीन फिरोज के समय पे मैंने बताया था कि बदायूं, हासी, मुल्तान और लाहौर के सूबेदार दिल्ली की तरफ अपनी सेना के साथ बढ़ रहे थे। चूंकि उनका एक उद्देश्य तो पूरा हो चुका था। अच्छा, इनके नाम मैं बता देती हूँ, इनके सब के नाम देख लीजिए। जैसे कि लाहौर के सूबेदार का नाम था, है ना, अलाउद्दीन जानी। धीरे धीरे आपको ये नाम याद हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा एकदम से देख के। बदायूं के सूबेदार का नाम था मोहम्मद सालारी, ठीक है। मुल्तान के सूबेदार का नाम था कबीर खान अयाज। कबीर खान अयाज। और हासी, इसका नाम था सैफुद्दीन कूची, ठीक है। तो देखिए, ये 4 सूबेदार थे जो अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अब रजिया के सामने ये समस्या थी कि इनको कैसे रोका जाए, इनकी शक्ति को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि और इनके सामने ये समस्या थी कि इनका एक उद्देश्य तो पूरा हो चुका था, वो था कि रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत की सत्ता से हट चुका था, ठीक है। लेकिन दूसरा उद्देश्य क्या था? इनकी भागीदारी, सुल्तान के चुनाव में इनकी भागीदारी, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी। रजिया सुल्तान किस तरह से बैठी, अभी मैंने आपको बताया। तो वो अपनी इस अधिकार को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो आगे बढ़ रहे थे। अब रजिया, इसको देखिए, रजिया किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का, पहले उसने किस तरीके से देखा, आपने सत्ता पर काबू जी, किस तरह से उसने इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। अब यहाँ पे देखिए वो किस तरह से इनकी शक्ति को तोड़ती है, किस तरह से वो कूटनीति का प्रयोग करती है। उसने क्या किया, इनमें से कबीर खान अयाज को और दूसरा बदायूं के सूबेदार मोहम्मद सालारी को, ठीक है, इन दोनों को मिलाया अपनी तरफ और बोला कि देखिए, आपको हम अच्छे पद पर नियुक्त करेंगे, आप अन्य सूबेदारों को मारने में या उनका वध करने में हमारा साथ दीजिए। तो इस तरीके से उसने ऐसा समझौता किया। अच्छा देखिए, जो इनके रुकनुद्दीन फिरोज के समय पे था वजीर, उसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी, ठीक है। वो भी भाग खड़ा हुआ, जब रजिया सुल्तान जो है सत्ता पर बैठती है, वो भी भाग खड़ा हुआ और आके इन्हीं सूबेदारों के साथ मिल जाता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि रजिया इस तरह से एक प्लान बनाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसी वो प्लान को क्या करती है वो, इन सब में जानबूझ करके इन सब में उसको फैला देती है। और इसके कारण क्या होता है, सभी लोग भय से भागने लगते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं। और इसी के चलते अलाउद्दीन जानी, जो कि लाहौर का सूबेदार होता है, इसका वध कर दिया जाता है। और मुल्तान, ये हासी का सूबेदार सैफुद्दीन कुची, इसका भी वध किया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि रजिया जो है सफल हो जाती है इनकी शक्ति को तोड़ने में। और मुल्तान का ये जो सूबेदार होता है, इसको लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। इसको लाहौर का अब सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है इसके बाद। और जो निजामुद्दीन जुनैदी होता है, वो भाग करके सिरमौर की पहाड़ियों पे अब शरण लेता है। वहां पर उसके बाद जीवन का अपने जो शेष समय होता है वो वहीं बिताता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि रजिया ने जो शासन सत्ता की शक्ति है उसको केंद्र में अपने पास रखा, और तुर्की गुलाम सरदारों को एक ये समझा दिया कि अब आपकी नहीं चलेगी, अब शासन सत्ता सुल्तान के द्वारा चलेगी और अब आपका हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान अपने काम को प्रारंभ करती है। ठीक है, इनकी शक्ति को समाप्त करने के बाद अब वो प्रमुख पद, क्योंकि अब शासन सत्ता को संचालित करना है, तो शासन चलाना है, तो उसके लिए प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति, देखिए एक के बाद एक चीजें ऐसे जोड़ते चले जाइए। तो अब वो शासन सत्ता को चलाने के लिए अपने विश्वास पात्र तुर्की गुलाम सरदारों को या अपने विश्वास पात्र लोगों को वो सत्ता पर, सॉरी, अपने विश्वास पात्र लोगों को वो विभिन्न पदों पर बैठाती है। जैसे कि उसने देखिए, एक तो यही मैंने बता दिया, उसने लाहौर का सूबेदार इसको बना दिया कबीर खान अयाज को। इसके अलावा भटिंडा का सूबेदार नियुक्त करती है वो। देखिए नियुक्तियां देखिए उसके, भटिंडा का सूबेदार वो नियुक्त करती है अल्तुनिया को। ठीक है, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। और अमीर ए हाजिब का पद, अमीर ए हाजिब का पद वो देती है एतगीन को। ठीक है, इख्तियारुद्दीन एतगीन। एतगीन को देती है। ठीक है, नेक्स्ट अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर का पद वो देती है जमालुद्दीन याकूत को। ये वही जमालुद्दीन याकूत है जिसके प्रेम संबंध के बारे में इसामी ने कहा है। और ये कृपा पात्र था रजिया का, क्योंकि जब भी वह घुड़सवारी के लिए या बाहर जाती थी तो ये घोड़े पर बैठने और उतरने के लिए सहारा दिया करता था जमालुद्दीन याकूत। इस आधार पर जो है इसामी ने इनके प्रेम संबंधों की बात कही है, लेकिन मिन्हाज उस सिराज ने ऐसा प्रेम संबंध और इसके इनकार किया है। तो हम स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि क्या संबंध है, लेकिन हाँ, काफी कृपा पात्र वो ये व्यक्ति था अमीर ए शिकार, जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, और ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि ये पद का मतलब क्या था, इसका आशय क्या था। जैसे अमीर आखुर का मतलब अश्वशाला अध्यक्ष, अमीर है, सब ये मैंने बताया। अगर आपने देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अमीर आखुर किसको दिया था, जमालुद्दीन याकूत को। इस तरह से वह विभिन्न पदों पर नियुक्त करती है। और मुहाजिबुद्दीन को वजीर के पद पर नियुक्त करती है। ऐसे कई सारे पद हैं, आप कितना याद कर पाएंगे। ऐसे दो चार नाम आप याद रखिए ताकि आंसर राइटिंग में आपको ये हेल्प मिलेगी। अगर आप ये सब नेम लिखेंगे तो टीचर्स को अपने ऑब्वियस पता चलेगा कि आपको ये चीज़ें याद है, आपने अच्छे से गहन अध्ययन किया है। ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। धीरे धीरे अपने माइंड में रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे आप उतनी ही अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो अपने मन में रिवीजन लगातार करते रहिए। इस तरह हम देखते हैं कि ये एक योग्य पिता की योग्य पुत्री थी, और इसका जो शासन था वो उच्च से लेकर लखनौती तक था। ठीक है ना, इसका जो शासन था वो उच्च से लेकर लखनौती तक था। लेकिन कुछ जगह पे इसको और विद्रोह भी देखने पड़े, जैसे कि रणथंभौर में और ग्वालियर में विद्रोह होता है। इस तरह जो विद्रोह है इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो राजपूत सरदार थे या जो राजपूत राजा थे वो धीरे धीरे जो है बलशाली हो रहे थे और अपना स्वतंत्रता स्थापित कर रहे थे कुछ स्थलों पर। तो अच्छा, रजिया सुल्तान के समय एक चीज़ और था, ये साम्राज्य विस्तार का समय ही नहीं मिला इसे। किस तरह से वो अब इन तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनती है, अब वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो था कि अगर वो साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाई तो उसने बहुत बड़े साम्राज्य को खोया भी नहीं। उसने एक उच्च से लेकर लखनौती तक उसने अपना शासन सत्ता संभाले रखा। इसके बाद हम देखते हैं उसके सामने एक और समस्या आई जिसका उसने कूटनीति के आधार पे उसको सॉल्व कर लिया। वो था
मंगोलों की भारत पर आक्रमण, ठीक है ना। तो एक और समस्या थी जिसका उसने देखिए इसमें क्या हुआ था, जो गजनी का खारिज में शाह का जो सूबेदार था उसका नाम था मलिक हसन कारलूक, ठीक है। उसका नाम था, गजनी का सूबेदार था, खारिज में शाह का सूबेदार था, उसका नाम था मलिक हसन कारलूग, ठीक है। मलिक हसन कारलूग ने मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण रजिया से सहायता मांगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने पिता की ही तरह उसने कितना बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने सहायता देने से इनकार भी नहीं किया, उसने बरन यानी बुलंदशहर, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, उस इक्ता का आय देने का वचन दे दिया, लेकिन सैन्य सहायता से स्पष्ट मना कर दिया। इस तरह से मंगोलों के आक्रमण से एक बार फिर उसने भारत को बचा लिया गया रजिया के द्वारा, ठीक है ना। पहले इल्तुतमिश और दोबारा रजिया, ठीक है। तो मलिक हसन कारलूग ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके सामने देखिए, अब इस सब में 2 साल बीत चुके थे, यानी 1236 से 1238 अब आ चुका है। अब तुर्की गुलाम सरदार जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक थी, जो अभी तक सुल्तान को बनाते आए थे और शासन सत्ता में उनका मेन रोल हुआ करता था, अब उनके असंतोष उत्पन्न होने लगा। क्योंकि हम देखते हैं अब एक षड्यंत्र किया जाता है जिसमें कि ये लाहौर का जो कबीर खान, लाहौर का सूबेदार कबीर खान अयाज, और ये जो एतगीन होता है, ये अमीर हाजिब के पद पर जो होता है, ये दोनों षड्यंत्र करते हैं अन्य सूबेदारों के साथ मिलकर, ठीक है। इनका षड्यंत्र क्या था कि कबीर खान अयाज, वो लाहौर का जो सूबेदार है, वो विद्रोह करेगा और विद्रोह करने के बाद दिल्ली से निकलेगी रजिया और वहीं पर उसका अंत किया जाएगा। क्योंकि ये सबको पता था तुर्की गुलाम सरदारों को कि दिल्ली के बाउंड्री के अंदर वो सेफ है, उसका वहां पे कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, और इसके प्रति वो सचेत भी थी कि दिल्ली के अंदर उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता था। तो इस तरह से वो इसको लेकर सचेत भी थी। तो अब उसे दिल्ली से बाहर कैसे निकाला जाए, तो उसके कारण उसका ये विद्रोह हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कबीर खान अयाज विद्रोह करता है। विद्रोह की सूचना मिलते ही ये इतना त्वरित आक्रमण रजिया अपने सेना के साथ करती है कि अन्य सूबेदारों को उसकी सहायता करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस तरह से इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो देखिए कबीर खान का विद्रोह हो जाता है, जिसे रजिया परास्त कर देती है, ठीक है इसे। और अब इसे जो लाहौर की सूबेदारी दी गई थी, अब इसको दंड के कारण इसको दंड देती है वो, और उसे मुल्तान की सूबेदारी, ठीक है ना, मुल्तान की सूबेदारी दी जाती है। अब इसे लाहौर से हटा करके इसे मुल्तान की सूबेदारी दे दी जाती है कबीर खान अयाज को। अब देखिए क्या होता है, अभी ये दिल्ली आई ही होती है और 10 दिन ही बीता होता है कि भटिंडा के सूबेदार ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। भटिंडा के सूबेदार ने विद्रोह किया, तो अब रजिया बाहर निकलती है दिल्ली के फिर, और वो वहां पर जाकर के अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही वो किले के सामने पहुंचती है, वहां उसके अन्य तुर्की गुलाम जो सरदार होते हैं या अन्य जो भी सरदार होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, और इस तरह से रजिया को कैद कर लिया जाता है। रजिया को कैद करने के पश्चात बहराम शाह को अगला सुल्तान नियुक्त कर दिया जाता है, और एक नया पद बनाया जाता है, वो है नायब ममलिकात। ये लिख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर होगा तो वो वहां पे पूछा जा सकता है कि नायब ममलिकात का पद, चलो मैं बता देती हूँ, नायब ममलिकात का पद किसके समय बनाया गया, तो बहराम शाह के समय पहली बार, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, बहराम शाह इसको नाइब ए मामलिकात, ठीक है। और ये पद किसको दिया जाता है, एतगीन को, जो कि अमीर हाजिब पद पर पहले होता है, ठीक है। ये पद दिया जाता है एतगीन को। इस तरह से ये है। देखिए इन सब के बावजूद क्या होता है कि अल्तुनिया को अच्छा पद नहीं मिलता है, मन मुताबिक पद नहीं मिलता है, जिसके कारण उसका मन बड़ा असंतुष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो क्या करता है, क्योंकि भटिंडा के ही किले में रजिया को कैद किया गया होता है, तो अब ये दोनों विवाह का निर्णय लेते हैं और दोनों के ही आपसी हित होते हैं। रजिया का ये हित होता है कि शायद उसको दिल्ली की सत्ता दोबारा से मिल जाए, और अल्तुनिया को एक अच्छे पद की कामना होती है। इस तरह से दोनों का विवाह हो जाता है, और उसके पश्चात ये लोग राजपूत जाटों खुखरों को एकत्र करके एक सेना का निर्माण करते हैं और दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन दिल्ली की
संगठित सेना के सामने ये पराजित हो जाते हैं, इनकी सेना पराजित हो जाती है। अच्छा, थक कर हार कर ये लोग लौट रहे होते हैं भटिंडा की तरफ। रास्ते में ये लोग विश्राम कर रहे होते हैं और वहां पर कुछ डाकुओं के द्वारा इन पर हमला कर दिया जाता है और इस तरह से रजिया का वध कर दिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं एक इतनी योग्य सुल्तान, एक इतनी योग्य स्त्री जो अपने पिता की सत्ता को संभालती है, वो उसका अंत हो जाता है। अच्छा, हम एक चीज और इसके बारे में, एक फैक्ट आप देख लीजिए। जब इल्तुतमिश पश्चिम अभियान में गया हुआ था तो इसको ग्वालियर का किलेदार नियुक्त किया जाता है। वहां पे इसने अपनी कुशलता का, सैन्य कुशलता का, योग्यता का परिचय दिया होता है। तो उसी के बाद से जो है इसको उत्तराधिकारी वो नियुक्त करता है कि रजिया ही मेरी उत्तराधिकारी होगी। और जब ये शासन पर बैठती है तो इससे उम्दत उल निस्वा ये उपाधि धारण करती है। ठीक है ना, उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण करती है रजिया। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये उपाधि किसने धारण की थी, तो उम्दत उल निस्वा। इसके सिक्कों पर यही नाम मिलता है, उम्दतुल निस्वा के उपाधि का इसको मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब रजिया का अंत हमने देख लिया, इस तरीके से हो गया। और रजिया का जो अंत हुआ था वो हुआ था 13 अक्टूबर 1240 को। ठीक है, रजिया का अंत हो जाता है। रजिया का अंत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रजिया के पतन के कारण क्या रहे। देखिए, पतन के कारण, सबसे पहला कारण है उसने तुर्की पितृ सत्तावाद को चुनौती दी। ठीक है, तुर्की पितृ, एक महिला होकर के तुर्की पितृ सत्तावाद को चुनौती देना उसके पतन का सर्वप्रमुख कारण था। दूसरा कारण था उसने तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया था, जो कि उसी के पतन के कारण देखते हैं किस तरह से तुर्की गुलाम सरदार के षड्यंत्रों के कारण वो उसका अंत हो गया। ठीक है, देखिए अभी सब मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो ये खुद आप अपने आप पॉइंट्स निकालेंगे। मैंने कहीं से इसको पढ़ा नहीं है कि पतन के कारण कहीं पॉइंट्स और हेडिंग दे रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस इसी को पढ़ करके निकाला है कि हाँ, अगर आपसे रजिया का पतन पूछा जाए तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अभी मैं इसको लिख देती हूँ। तो तीसरा पॉइंट आप देखिए, कहीं ना कहीं एक स्त्री होना भी उसके पतन का कारण था, क्योंकि मिन्हास सिराज, इतिहासकार मिन्हास सिराज बोलते हैं कि उसमें सारी योग्यताएं होते हुए भी वो किस काम की थी। यानी कि कहीं ना कहीं वो इंगित करते हैं कि वो इतनी योग्य सुल्तान थी, उसके केवल स्त्री ही होना उसकी एक अयोग्यता का कारण था। ठीक है, इस तरह से ये मिन्हास सिराज कहते हैं। और पतन के अन्य कारणों में जैसे आसपास के विद्रोह हुए, सूबेदार के जो विद्रोह होते हैं उसके कारण उसकी शक्ति जो है कम हुई। इसके अलावा हम देखते हैं उसने 4 वर्षों के शासन में उसे इतना समय ही नहीं मिला कि वो अपने शासन सत्ता में कोई ऐसा विकल्प वो ला सके कि वो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सके। वो इन 4 वर्षों में वो नहीं कर पाई, शायद उसके पास समय की कमी थी। तो ये कुछ पतन के कारण है। देखिए, पहला कारण देखिए, दूसरा पॉइंट तुर्की गुलाम की महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रजिया का स्त्री होना। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न सूबेदारों का विद्रोह। तो इस तरह से हम उसके पतन के कारणों को देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि रजिया के शासन का जो मूल्यांकन है उस पर हम बात करेंगे। तो मूल्यांकन देखिए, सब कुछ बता दिया है, फिर भी शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए मूल्यांकन कैसे, मिन्हास सिराज उसकी योग्यता के विषय में बोलते हैं कि देखिए उसने 3 वर्ष 5 महीने 6 दिन उसने शासन किया। उसमें सारे सैनिकों वाले गुण थे, उसने सारे योग्य सुल्तानों वाले गुण थे, लेकिन उसके अंदर एक ही दुर्बलता थी, वो थी उसका स्त्री होना। तो इसकी वजह से इसका एक, जिसकी वजह से उसे तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार होना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने मलिक हसन कारलूक से किस तरह से उसने कूटनीति का काम लिया और मंगोल आक्रमण को टाल दिया भारत पर से। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने पुरुषों की तरह व्यवहार किया। वो प्रजा के सामने खुले मुंह दरबार में बैठती थी, शासन सत्ता का संचालन बिल्कुल पुरुषों की ही तरह करती थी, जो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक वर्गों को या धार्मिक उलेमा वर्ग को ये परेशानी का कारण बनता था, जिसकी वजह से एक कारण ये भी था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से उसने कूटनीति के माध्यम से जो विभिन्न सूबेदार थे जो विद्रोह के माध्यम से अपनी सफलता साबित करना चाहते थे, उनके विद्रोह को उसने समाप्त किया। और कूटनीति के माध्यम से या सैन्य अभियानों के माध्यम से, इस तरह से इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर रजिया का अध्ययन समाप्त होता है। अब देखिए इसके बाद मैंने बताया था बहराम शाह के बाद बैठते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का 4 साल का शासन होता है 1242 से 1246 ईस्वी तक, ठीक है। और यहीं से बलबन का उत्थान होता है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ बनता नहीं है क्वेश्चन पूछने का, और जो मेन फैक्ट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही बलबन का उत्थान होता है, तुर्की गुलाम सरदार का वो नेता बन जाता है, और किस तरह से वो आगे शासन भी कैसे वो सुल्तान बनता है, आगे शासन संभालता है, दिल्ली सल्तनत पर की सत्ता को हासिल करता है, इसे हमें देखना है, ठीक है। तो इसे हम नासिरुद्दीन महमूद को अलग से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो बलबन के प्रारंभिक कार्य थे वहीं पर ये नासिरुद्दीन महमूद कवर हो जाएगा। अच्छा, नासिरुद्दीन महमूद स्वयं तो उसने सत्ता धारण नहीं की थी, उसे तुर्की गुलाम सरदारों ने ही उसे सत्ता पर बैठाया था, तो इसके कारण उसने सत्ता से कभी कोई मतलब ही नहीं रखा, और वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कहा जाता है कि उसने कुरानों को लिख करके, कुरान लिख करके वो उन्हें बेचा करता था, और उसी से जो आय होती थी वह उसी से अपना जीवन यापन करता था। इस तरह से वो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो उसे शासन से कभी कोई मतलब नहीं रहा, बल्कि उसके जो शासन सत्ता का उपभोग है वो बलबन ने ही मुख्यतः किया। किस तरह से उसके, जब हम बलबन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से, तो उसके प्रारंभिक जीवन में हम इस पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।